ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ AFDR ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਬਈ ਕੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ जानना हो। तो जब हम कहते हैं कि भारत में जो बहुसंख्यवाद की राजनीति की जा रही है जी, हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है, हिंदू नाम लेकर, हिंदू जनता का नाम लेकर के राजनीति की जा रही है। और हम ये कल के अपने संबोधन में मैंने ये भी कहा कि इस पूरी राजनीति का मकसद ये है कि हिंदुओं को डराया जाए, उनके वोटों का पोलराइजेशन किया जाए, अपने पक्ष में उसको इस्तेमाल किया जाए और सत्ता तक पहुंचा जाए। ये भाजपा की राजनीति है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी वजह से मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहे या सिखों पर नहीं हो रहे या ईसाइयों पर नहीं हो रहे हैं। वही तो इसकी राजनीति है कि अल्पसंख्यकों को दुश्मन घोषित करो, बहुसंख्यकों को डराओ कि हम खतरे में हैं, और ये कहो कि हम तो ऐतिहासिक तौर पर हमें तो ये अल्पसंख्यकों ने बहुत सताया है। जैसे आजकल RSS और BJP का जो पूरा इको चैम्बर है वो बोलता है कि हम तो मुगलों के सताए हुए हैं, हमें तो सताया गया है। तो एक विक्टिमहुड पैदा करो और अल्पसंख्यकों को खतरे के रूप में पेश करो। तो मैंने कल ये भी कहा कि जैसे पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है तो वहां कहा जाता है कि साहब इस्लाम खतरे में है। जियाउल हक की पूरी राजनीति ये थी कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को डरा करके और वो जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की राजनीति उसने करी। ठीक वैसे ही भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उसको डराने की राजनीति भाजपा कर रही है। ये मेरा कहना था। तो उसमें ये हम नहीं कह रहे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो रहे, उन्हें दबाया नहीं जा रहा। वो तो इस राजनीति का एक तरीका ही है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट भी करो कि साहब इन्होंने तो इतिहास में हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं, इसलिए अब हमें बदला लेना है, और वही हो रहा है।
आप देख रहे हैं तो, और बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन ये राजनीति कभी भी बहुसंख्यकों का भला नहीं करती। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व की राजनीति हिंदुओं का भला करने वाली है। जैसे अभी मनरेगा को खत्म किया गया, तो मनरेगा में क्या हिंदू काम नहीं करते? तो उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनका सारा रोजगार का अधिकार छीन लिया, उनकी आमदनी खत्म कर दी, तो हिंदुओं को गरीब बना रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी धार्मिक राजनीति कभी उस समुदाय के गरीबों का भला नहीं करती है, आम जनता का भला नहीं करती है। वो सिर्फ उस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके और उसी धर्म के लोगों को बेवकूफ बना करके जो पूंजीपति वर्ग है उसकी सेवा करती है। ये उस धार्मिक राजनीति का तरीका है। अच्छा, इसमें एक है विचारधारा का क्वेश्चन। विचारधारा के प्रसंग में वो एक लॉजिक देते हैं कि हम यहाँ भारत के ओरिजिनल बाशिंदे हम हैं, जो नेटिव मतलब रेजिडेंट्स हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, बाकी सब फॉरेनर हैं। तो उनको कई बार नारेबाजी लगा देते हैं कि इनको भारत से निकल जाना चाहिए, या फिर हमारा हिंदुत्व को परवान कर लेना चाहिए। तो आप इस प्रसंग में, इस कॉन्टेक्स्ट में हिंदुत्व की क्या परिभाषा देते हैं? हिंदुत्व से आप क्या मतलब लेते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हिंदुत्व को बक-बक तरीकों से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनकी व्याख्या दे रहे हैं, उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं। आपकी क्या परिभाषा है? हिंदुत्व का जो पॉलिटिकल शुरुआत है, राजनीतिक हिंदुत्व की राजनीति, वो सावरकर और उसके गैंग की पूरी वो है शुरुआत। और सावरकर ने खुद कहा है कि हिंदुत्व की राजनीति का संबंध हिंदू धर्म से नहीं है ना। तो उनका कहना यह था कि जो लोग भारत में पैदा हुए हैं और भारत को अपना पुण्य पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, यानी जिनके धार्मिक स्थल भारत में हैं, वो भारतीय माने जाएंगे और बाकी लोग विदेशी माने जाएंगे। यानी ईसाई और मुसलमान ये बाहरी माने जाएंगे। जबकि भारत के जो ईसाई हैं वो कोई अंग्रेज नहीं है, वो कोई यूरोप के लोग नहीं है, या भारत के जो मुसलमान हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं, वो सब यहीं के लोग हैं और जो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी आस्था बदली है। तो उन लोगों को विदेशी कहना ये तो तथ्यात्मक रूप से गलत है और एक तरह की बदमाशी है, शरारत है, तो उसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हिंदुत्व जो है वो हिंदुओं को बरगलाने के लिए कि उनको लगे कि हमारी राजनीति की जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही किया जा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया गया। 8 घंटे की जगह 12 घंटे की शिफ्ट कर दी गई, हफ्ते की ड्यूटी खत्म कर दी, हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी गई, मिनिमम वेजेस की गारंटी खत्म कर दी गई। तो हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन नाम लेते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो ये इसका हम चाहते हैं कि नौजवानों के सामने क्लियर करें कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति है हिंदुओं के लिए नहीं है, ये रादर हिंदुओं के विरुद्ध काम करने की एक चालाकीपूर्ण राजनीति है। नहीं, अजिया करके वो हिंदू मत या हिंदू व्यवस्था या पर्टिकुलरली जिसके सेंटर में जात पात प्रथा है कि इसकी प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कौन है ये पहचानने की जरूरत है। इस देश में हमेशा से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें जितने भी श्रम करने वाले लोग हैं उनको शूद्र घोषित किया गया था। चाहे वो चमड़े का काम करें, मिट्टी का काम करें, लोहे का काम करें, कोई भी काम करने वाले लोग शूद्र घोषित किए गए। और जिन लोगों ने अपने आप को श्रम से अलग कर लिया, चाहे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इन्होंने अपने आप को सवर्ण घोषित कर दिया, तो सामाजिक तौर पर ये खुद को ऊंचे घोषित कर दिया और ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो श्रमजीवी वर्ग है
शूद्र जिसको घोषित किया गया वो गरीब भी रहे। मनुस्मृति में लिख दिया गया कि यदि शूद्र धन एकत्रित कर ले तो राजा का कर्तव्य है कि वो शूद्र का धन छीन ले। तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि मेहनत करने वाला गरीब भी रहे और सामाजिक तौर पर नीच, आर्थिक तौर पर गरीब और राजनीतिक तौर पर वंचित रहे। तो ये भारत की व्यवस्था थी। इसमें जो ये सवर्ण वर्ग था, ये बन गया यहां का रूलिंग क्लास। तो भारत में जो वर्ग है वही वर्ण है, जो अपर क्लास है वही अपर कास्ट है। तो कास्ट और क्लास भारत में एक हो गई। वही रूलिंग क्लास है, वही रूलिंग ये अपर क्लास है, वही अपर कास्ट है। तो एक इस व्यवस्था को चैलेंज किया गया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैलेंज किया गया, क्योंकि भारत का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखें तो उसमें है पहली गारंटी कि भारत के नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देने की हम गारंटी देते हैं। तो वो भी कह रहा है अब ये लोग डर गए, जो भारत का रूलिंग क्लास था वो डर गया। उसको लगा कि अगर आजादी आने के बाद समता आ गई तो हमको भी गांव के दलित के साथ काम करना पड़ेगा जाकर खेतों में, और शाम को बराबर मजदूरी मिलेगी। तो ये स्थिति तो हमें कबूल नहीं है। तो भारत की जो रूलिंग क्लास था उसने चालाकी करी। उसने कहा कि नहीं, समता की तरफ नहीं ले जाना इस पूरे राजनीति को, हमें ले जाना है, हमारी हेजेमनी बनी रहे, जो रूलिंग क्लास की हेजेमनी है, सवर्ण वर्ग की हेजेमनी है, उसको बरकरार रखने के लिए धार्मिक कार्ड खेलो। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये समानता वगैरह तो कम्युनिस्टों का विचार है, और हमारा तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना करें और स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना करें। जबकि भारत का कोई स्वर्ण युग नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया जाता है। तो इनका असली मकसद था कि जातिवाद बचा रहे, हमारी जो सामाजिक विशेषाधिकार है, हेजेमनी है, वो बची रहे, आर्थिक हेजेमनी हमारी बची रहे, पॉलिटिकल। तो उसको बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये धार्मिक राजनीति शुरू करी। और पूरी आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, ये अपना मजबूत करते रहे, और आजादी मिलते ही इन्होंने गांधी की हत्या करी। और फिर एक मस्जिद जो ठीक ठाक बिना किसी विवाद के वहां नमाज पढ़ी जा रही थी, रात को ताला तोड़ा और उसमें मूर्तियां रखी आधी रात को। अगर कोई देखना चाहे तो आनंद पटवर्धन की फिल्म है राम के नाम, डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उस साधु का इंटरव्यू है जिसने रात को ताला तोड़ा था और मूर्तियां रखी थी, और ये फैला दिया था कि साहब राम जी प्रकट हो गए वहां। तो और उसके बाद वहां का जो कलेक्टर था के नायर, उसने मूर्तियां हटाने से इनकार कर दिया। बाद में उसकी पत्नी पहले जनसंघ के टिकट पर एमपी बनी, और उसके बाद वो नायर खुद जनसंघ के टिकट पर एमपी बना। तो वो पूरा संघी था, और उसने ये स्थापना करी। और इन लोगों ने क्या प्रचार शुरू किया कि मुसलमान हमारा राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते। तो भारत की राजनीति को समता की तरफ जाने से रोकने के लिए इन लोगों ने राजनीति शुरू करी, और इन्होंने विश्व हिंदू में अपना हिंदू महासभा और आरएसएस का 1916 में 15 या 16 में हिंदू महासभा बनी है, और 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। और इस स्थापना के समय हेडगेवार ने बोला कि हमारे 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्यों दुश्मन है भाई? उन्होंने कौन सी तुम्हें ईंट मार दी? तो कम्युनिस्ट क्योंकि बराबरी की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे दुश्मन है। तो ये बराबरी से चिढ़ते हैं। बराबरी का विरोध करने के लिए इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति शुरू करी, ताकि वो गैर बराबरी को बरकरार रखा जा सके। गैर बराबरी बनी रहेगी तो जाति आधारित जो श्रेष्ठतावाद है वो बना रहेगा, इनका जातिगत श्रेष्ठता बनी रहेगी, आर्थिक साम्राज्य, आर्थिक शोषण की जो व्यवस्था है वो बची रहेगी, और हेजेमनी इनकी बरकरार रहेगी। उसको ही तोड़ने की पूरी राजनीति होनी चाहिए हमारी। और इसी प्रसंग में आप भारत की जो एक तरफ तो आप पूंजीवाद की बात करते हैं,
देशी और विदेशी उनको टारगेट बनाते हैं। दूसरी तरफ डिफरेंट नेशनलिटीज का, नॉर्थ ईस्ट का मसला है, जम्मू कश्मीर का मसला है, इवन तो पंजाब का मसला है, ये एक ऑप्रेस्ड जिसे नेशनलिटी कहा जाता है, ये मुद्दा है। इनका आपस में क्या रिश्ता देखते हैं आप? देखिए, भारत एक उपमहाद्वीप है, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। इसमें डिफरेंट नेशनलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इन नेशनलिटीज का आपस में टकराव हो, ये जरूरी नहीं है। हम एक ऐसी राजनीति भी डेवलप कर सकते हैं जिसमें सारी नेशनलिटीज को एग्जिस्ट करें बिना टकराव के, और सबको अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का, उसको अपनी आइडेंटिटीज को फ्लरिश करने का, डेवलप करने का, मजबूत करने का, अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को मजबूत करने का मौका मिले, उस पर दमन ना हो, उसको कुचला ना जाए। ये एक राजनीति हो सकती है, लेकिन आरएसएस वो नहीं करने देगा। क्या इसी प्रसंग में आप उनका राइट टू सी सीट या ऑटोनॉमी का राइट मानते हैं? नेशनलिटी का ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। देखिए, डेमोक्रेसी हमेशा एक जैसी रहेगी, हजारों सालों तक एक ही तरह से चलती रहेगी, ऐसी कल्पना किसी भी डेमोक्रेट ने नहीं की। डेमोक्रेसी में हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जहां मनुष्य की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता बढ़ती जाए, जहां मनुष्य और समाज ज्यादा रेस्पॉन्सिबल भी बने और ज्यादा फ्रीडम की तरफ जाए, मोर एंड मोर फ्रीडम की तरफ जाए, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, कि दूसरों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, उसके साथ वो ज्यादा ऑटोनॉमी की तरफ, ज्यादा फ्रीडम की तरफ जाए। ये तो हमारे एक प्रोग्रेस का नेचुरल रास्ता है। तो बिल्कुल हर जो नेशनलिटी है उसको धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाते जाना, यह हमारी राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो, कोई कहीं चला थोड़ी जाएगा, मतलब सिख कहीं चले थोड़ी जाएंगे, पंजाब कहीं चला थोड़ी जाएगा, कश्मीर कहीं चला थोड़ी जाएगा, तमिलनाडु कहीं चला थोड़ी जाएगा, सब यहीं रहेंगे ना। रहना तो सबको, जमीन थोड़ी दूर दूर चली जाएगी जी, सब साथ रहेंगे, दोस्ती के साथ भी रह सकते हैं। एक दूसरे को दमन करके क्यों रहेंगे कि हम तुम पे हिंदी ला देंगे, हम तुम पे शाकाहार ला देंगे, हम तुम्हारे ऊपर अपने भगवान लाद देंगे कि तुमको भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस राजनीति की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुमको जिसकी पूजा करनी है कर सकते हो, जो कपड़े पहन सकते हो, जो खाना है खा सकते हो। इस तरह से भी तो रह सकते हैं ना देश में। जरूरी थोड़ी है कि मेरी आस्था तुम्हारे ऊपर ला दूंगा मैं और तुम्हारी आस्था को कुचलूंगा। आजकल तो यही राजनीति चल रही है ना कि साहब मैं अगर गाय को माता मानता हूं तो मैं तुमको भी नहीं खाने दूंगा, या मैं अगर मंगलवार को मुर्गा नहीं खाता तो मैं मंगलवार को मुर्गे की दुकान भी नहीं खुलने दूंगा। आज तो ये राजनीति चल रही है। तो भाई, तुम्हारी आस्था है, तुम मत खाओ, दूसरे को क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो ये राजनीति विध्वंसकारी है, ये देश को तोड़ देगी। और आज जो आरएसएस की राजनीति चल रही है, मुझे डर है कि ये देश फिर टूटेगा।